Hello student, good morning. Let's start today's lecture. As we have already discussed, we were discussing about different type of measuring instrument. sorry, different type of measuring instrument. And previous lecture we have already discussed the instrument used for measurement of fluid level and instrument like thermocouple vacuum gauge for measurement of vacuum pressure. So now we will move on topic mechanical power dynamometer, only topic left in this chapter. After that we will move on next chapter, which is surface roughness and measurement. uh, तो अभी हम देखते हैं कि मैकेनिकल पावर डायनामोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या किया जाता है। आपको पता होगा जो हमारी जो भी जो पावर होता है, जो हमारा इंजन या मशीन डेवलप करता है, उस पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि जो हमारा पावर है कितने अमाउंट में डेवलप हो रहा है, कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब चीज़ें अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमारा इंजन जितना पावर डेवलप कर रहा है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे या उसका सही से आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कितनी कैपेसिटी का इंजन जो है वो हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी पर्पज से के लिए हम क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं डायनेमोमीटर का, जिससे कि हम पावर को मेजर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डायनेमोमीटर जो है पावर मेजरमेंट के लिए दो तरीके से इस्तेमाल होता है, जिसको इसको एक पावर मीटर भी, डायनेमोमीटर को पावर मीटर भी हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि हमारा एक निश्चित टाइम में जो है वर्किंग कैपेसिटी को, जनरली आप हार्स पावर में मेजर करते हैं, ठीक है, वो हमें आउटपुट रूप में बता देता है कि एक इंजन की वर्किंग कैपेसिटी कितने हार्स पावर है। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा डायनेमोमीटर दो टाइप का होता है, एक अब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर होता है, एक ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ठीक है, अवशोषण डायनेमोमीटर और पारेषण। तो अवशोषण नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है उस एनर्जी का अवशोषण करके, ठीक है, और टॉर्क या जो पावर है उसका मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अवशोषण डायनेमोमीटर में कि देखिए इसमें एक बहुत ही आपका फेमस एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो पॉनी ब्रेक जो है अवशोषण डायनेमोमीटर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप लकड़ी की ब्लॉक देख रहे हैं, एक लोअर ब्लॉक होती है, एक अपर ब्लॉक होती है। तो इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए मैकेनिज्म रहती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा शाफ्ट होता है और फ्लाई व्हील होता है उस पे ये हम ब्लॉक फिट कर देते हैं। ठीक है, अब फ्लाई व्हील पे जब हम इसको इस अरेंजमेंट के थ्रू फिट कर देंगे, फिट करने के बाद देखिए इस क्या होता है, जो लेफ्ट राइट आर्म है, यहाँ से एक क्या नाम है, आर्म कनेक्ट रहती है। ठीक है, लोअर ब्लॉक से ये आर्म पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या होगी, इस पे जाके जो क्या नाम है आपका फ्लाई व्हील, उस पे क्या करेगी ये, अ, रगड़ेगी। रगड़ने से क्या होगा कि फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, अब हीट एनर्जी जो जनरेट होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस हीट एनर्जी को पानी प्रवाह के थ्रू या जो वाटर होता है उसको हम फ्लो करके, और उस हीट एनर्जी को वो वाटर जो है वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब ये जो वाटर जो हमारा फ्लो होता है, जो हीट एनर्जी को अवशोषित करता है, उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ, है ना। तो हमारी एल लेंथ में मान लीजिए हमारा फोर्स एफ इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल। ठीक है, अभी एफ इंटू एल यानी कि हमको टॉर्क मिल गया, और आपको पता है कि पावर जो बीएचपी में होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई एन टी बाई 50
और 4500, ठीक है। तो वो हमको जो है पावर bhp में दे देगा। तो हम जो है जब हम एक बार जो है टार्क जो है पोनी ब्रेक पे लगने वाला जो टार्क है वो अगर मेजर कर लेंगे तो उससे हम सीधे सीधे पावर आउटपुट जो है वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांसमिशन डायनमोमीटर, ठीक है, दूसरा टाइप का डायनमोमीटर जिसको हम ट्रांसमिशन डायनमोमीटर भी बोलते हैं। देखिए ट्रांसमिशन डायनमोमीटर को टॉर्क मीटर भी बोला जाता है। अब ये क्या करता है कि जो शाफ्ट पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है उसको ये सेंस करता है, ठीक है, उसको सेंस करके ये और हमारा जो उस पे लगने वाले बलाघूर्ण को सेंस करता है और उसको हम मेजर करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि इस डायनमोमीटर में क्या होता है कि कपलिंग के रूप में एक चालक और जो आपका ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट होती है उसके बीच में जो है कपलिंग के रूप में कनेक्ट होता है, जिसमें कि इसकी एक हॉलो शाफ्ट जो है इस डायनमोमीटर में एक हॉलो शाफ्ट लगी रहती है, ठीक है। तो जैस जितना जो है टार्क ड्राइविंग ड्राइविंग आपका शाफ्ट वो ट्रांसमिट करता है, सेम वो टॉर्क जो है इसमें हॉलो शाफ्ट में, इसके हॉलो शाफ्ट में क्या करता है कि ट्विस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अब ट्विस्ट को मेजर करने के लिए इसके हॉलो शाफ्ट में कितना ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम आपको पता है कि जब हमारा जो ट्विस्ट जनरेट होता है यानी कि हमारा क्या शेयर जनरेट होता है तो उसको मेजर करने के लिए उसका शेयर प्लेन जो है 45 डिग्री पे क्रिएट होता है। उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री पे यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे कि आपका है तो ये शाफ्ट रहा। अभी मान लीजिए कि जब शाफ्ट क्या होगा जो ड्रिवन शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट होगा इसके जो भी आपका डायनमोमीटर है उसमें जो ये आपका हॉलो शाफ्ट लगा रहता है उस पर टार्क को ट्रांसमिट करेगा। तो ये टार्क क्या करेगा इसको ट्विस्ट कर देगा, है ना, क्योंकि ये हॉलो शाफ्ट है तो ट्विस्ट करेगा। तो शियर फोर्स की वजह से जो ट्विस्ट होता है तो एक जो शियर प्लेन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। तो हम क्या करेंगे उस 45 डिग्री पे स्ट्रेन गेजेस को लगा देंगे। स्ट्रेन गेजों का एक क्या नाम है पूरा सेट होता है जो इस पे अप्लाई होता है और वो क्या करेगा कि जितना भी इसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको वो रीड करके आउटपुट देगा। उस स्ट्रेन के बेस पे हम ये पता कर पाएंगे कितना टार्क जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है जो स्ट्रेन गेज होते हैं उनका भी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये देखिए जो स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगा हुआ है ये 45 डिग्री पे, देखिए 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रेन गेज इस पे लगे हुए हैं 45 डिग्री पे। देखिए दो में क्या होगा टेंशन और दो में कंप्रेशन क्रिएट होता है और ये जो टोटल जो है सप्लाई है ये आप सर्किट विच स्टोन ब्रिज देख रहे होंगे। तो जो ये ब्रिज का ब्रिज सर्किट है वो जैसे ही क्या नाम है इसमें स्ट्रेन क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से उसका क्या होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा जिसको हम आसानी से मेजर कर पाएंगे और इस प्रकार से हम जो है कितना जो है टार्क जनरेट हो रहा है उसको आसानी से हम जब हम स्ट्रेन पता कर पाएंगे तो स्ट्रेन के हेल्प से हम क्या करेंगे कि सर्किट के थ्रू सर्किट के आउटपुट से हम ये पता कर लेंगे कितना जो है इस पे आपका टॉर्क जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है या इस डायनमोमीटर के हेल्प से हम ये पता कर पाएंगे कि कितना जो है पावर इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब चलिए ये हमारी टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होती है, इसके साथ साथ हमारा ये यूनिट भी ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट हमारी है सरफेस फिनिश, ठीक है। अब देखिए अगर हम सरफेस फिनिश की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी सरफेस होती है तो वो आपको देखने में भले ही फिनिश लगे लेकिन उसके छोटे छोटे जो है वो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें क्या है कि आपको जो रफनेस है वो नज़र आएगी, है ना, रफनेस नज़र आती है। जनरली जनरली क्या होता है कि रफनेस नज़र आती है। जैसे कि आपने किसी की भी कंपोनेंट की मशीनिंग करी, ठीक है, तो मशीनिंग करने के बाद क्या करते हैं कि उसके सरफेस को आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो मशीन सरफेस है उसमें जो उसके कंपोनेंट हैं उनके सरफेस पे कितना फिनिश है या कितना जो है रफनेस है, ठीक है।
अब देखिए इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो सरफेसेस हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो एक स्मूथ या रेगुलर सरफेस, दूसरा रफ या इरेगुलर सरफेस। अब जो स्मूथ सरफेस होती है उनको बोलते हैं अच्छी, या जो अच्छी फिनिश वाली सरफेसेस होती हैं उसमें क्या होता है कि वो क्या करती हैं कि आपके जो आपका कंपोनेंट होता है उसकी लाइफ को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती हैं? क्योंकि वो आसानी से जो है लोड बेयरिंग, उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैंने आपको, जब मैं डिजाइन, हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, तो मैंने बताया था एक टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन से क्या होता है कि जो हमारा प्रिडिक्शन होता है किसी भी कंपोनेंट की लाइफ का, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि अगर जहाँ पे भी शार्प एजेस होती हैं, नुकीले एज होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि वहीं से उस कंपोनेंट के टूटने के। अब देखिए, जो अगर सरफेस रफ है तो उसमें भी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे वो एजेस क्रिएट हो जाते हैं। इसी वजह से उस सरफेस पे स्ट्रेस का भी, स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है। तो अगर हमारा जो सरफेस है या जो कंपोनेंट है उसमें फिनिशिंग अच्छी है तो उसकी जो है वर्किंग कैपेसिटी और जो सर्विस लाइफ है वो इस वजह से बढ़ जाएगी कि उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे जो खुरदरी सर्फेसेस हैं, एट द इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी खुरदरी सर्फेसेस हैं उनमें क्या होता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से उनकी जो लाइफ है वो कम रहती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के कंपेयर में कम रहती है। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपकी रफनेस होती है इसके प्रभाव से होने वाले नुकसान तो आपको जनरली पता ही चल जाता है कि नंबर एक तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कोरोजन वगैरह के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि जो आपका सर्विस लाइफ है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब किसी भी सरफेस के, अगर हम देखेंगे किसी सरफेस की बात करते हैं तो उस पे जो आपका फिनिशिंग होती है और रफनेस होती है, किस तरीके से वो इफेक्ट करती है उसको हम देखते हैं। जैसे कि लुब्रिकेशन है। अब जो लुब्रिकेशन है वो हमारा रफ सरफेस पे हमको ज़्यादा लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ बियर, जो हमारा रफ सरफेस होता है वो ज़्यादा वेयर क्रिएट करता है। ठीक है, वो ज़्यादा वेयर क्रिएट करेगा, जबकि आपकी जो स्मूथ सरफेस होगी उसमें क्या होगा कि उतना जो है वेयर नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा वाइब्रेशन हो गया, नॉइज़ हो गया, रफ सरफेस से ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेंगी। अगर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए उस कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट अगर मूविंग कंपोनेंट है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा रफ सरफेस पे और ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से फटीग रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका जो स्मूथ सरफेस होगी उसमें ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन लेस होगी। ठीक है, कोरोजन की यही बात होगी कि वहाँ पे ऑक्सीजन सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हम अगर रफ सरफेस है तो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या नाम है कारण हो गए कि स्मूथ और रफ सरफेस कंपोनेंट पे सरफेस को स्मूथ क्यों रखते हैं। और अगर हमको ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे हमको ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर उसको उस हिसाब से फाइलिंग करके रफ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो जो आपकी खुरदरी या इरेगुलर सरफेस होती हैं ये क्या होते हैं कि इसमें छोटे छोटे कॉर्नर जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो है सरफेसेस या एज बन जाती हैं। और ये एज के एज पे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो चाहे रिलेटिव मोशन करती हैं नहीं करती हैं, मूविंग कंपोनेंट है या नॉन मूविंग कंपोनेंट है, उनके जो है ब्रेकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनके लाइफ जो है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम होगी, लोड बेयर करने की क्षमता जो है उनकी कम होगी और वो जल्दी से जल्दी जो है कम लाइफ टाइम में ही ब्रेक हो जाएंगे। तो अब हम जो है आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सरफेस टेक्सचर और इरेगुलरिटीज जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, और जो है ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज का किस प्रकार से हम जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक यू।